माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज दिनांक 16 सितंबर 2023 को बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के फैसले, जिसके आधार पर 28 जून 2018 का एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए बीएड अभ्यर्थियों को अमान्य घोषित कर दिया है, उस फैसले को रिव्यू करने के लिए एक याचिका दायर की गई है। आपके मन में सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि एक महीना बीत जाने के बाद से ये याचिका दाखिल कैसे हो गई। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। क्या कुछ चल रहा है बीएड वर्सेस डीएलएड मामले में, आपको जानना और समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी ये मामला पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि पहले के डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित किया था कि रिव्यू पिटीशन को फाइल करने के लिए 1 महीने का समय होता है, ये नॉर्मल कंडीशन है। इसके अलावा भारतीय संविधान अभ्यर्थियों को ये भी अधिकार देती है कि 1 महीने में हो सकता है कि उस याचिकाकर्ता जो कि याचिका डालने वाले हैं रिव्यू पिटीशन को लेकर के, हो सकता है कि उनकी किसी बीमारी की वजह से वो स्वस्थ ना हो और वो समय में वो याचिका ना डाल पा रहे हों, या फिर पैसे की कमी की वजह से, या फिर किसी भी कारणवश वो याचिका डालने में सक्षम नहीं है, तो भारतीय संविधान उनको और अधिकार देता है कि आप इसके संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस के समक्ष आप अपना कारण बताएंगे कि आप इस कारण की वजह से इस दिए गए समय सीमा 1 महीने के अंदर रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं कर पाए थे। अगर वो कारण एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर आपके मामले में रिव्यू करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तैयार हो जाएगी। जो रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया है, यहाँ वाले स्क्रीनशॉट पर आप देख पा रहे होंगे, पर्टिकुलर में लिखा गया है कंडोनेशन ऑफ डिले इन फाइलिंग रिव्यू पिटीशन। कंडोनेशन का मतलब होता है क्षमा करना, यानी कि पहले रिव्यू पिटीशन में जाने से पहले आपको कारण बताना होगा कि आपने 30 दिन के अंदर इस रिव्यू पिटीशन को फाइल क्यों नहीं किया। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा इसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि आपका कारण, अगर जो भी रीजन आप देंगे अगर वो जेन्युइन हुआ तो इसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद ये मामले की रिव्यू की जाएगी। रिव्यू करने का जो प्रोसेस है, सबसे पहले जो ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा इस मामले को सुना गया है उनके चैम्बर में, ध्यान से समझिए, एक होता है कोर्ट, दूसरा होता है चैम्बर। जैसे कि जिस चैम्बर में ऑनरेबल जस्टिस बैठते हैं, जिस रूम में आप समझ लीजिए उसको चैम्बर बोला जाता है, तो वहाँ पर जो पहले रिव्यू पिटीशन वाले फाइल को रखा जाएगा, वो पहले देखेंगे कि क्या इसमें कुछ रिव्यू करने के लिए बचा हुआ है, क्योंकि रिव्यू करने के लिए आपको कुछ नया जो कि आपने पहले पेश नहीं किया था वो आपको पेश करना होता है, या फिर कुछ नए आपके पास डिटेल्स हैं, या फिर कुछ जानकारी आपसे मिस हो गई थी जो कि आपने उस समय सुनवाई के दौरान नहीं रख पाए थे। उन चीज़ों को रख करके आप रिव्यू करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के समक्ष। अगर कुछ नया नहीं है तो वो चीज़ें चैम्बर से ही निस्तारित हो जाती हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को ये महसूस होता है कि आपके द्वारा कुछ नए डिटेल को लाया गया है जिस पर ओपन कोर्ट में समीक्षा होना और इस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है, तो उसको अलाउ कर दिया जाता है ओपन कोर्ट में सुने जाने के लिए। तो पहले तो इसका रिव्यू किया जाएगा माननीय जज के चैम्बर में, और अगर वहां से उनको महसूस होता है कि ओपन कोर्ट में जरूरत है बहस करने की, तो फिर यहां पर ओपन कोर्ट में आएगा, अन्यथा वहीं से निस्तारित हो जाता है। रिव्यू पिटीशन का अगर आप इतिहास देखेंगे तो बहुत कम प्रतिशत है, मतलब नगण्य आप समझ सकते हैं कि ऑनरेबल जस्टिस अपने फैसले को बदलते हैं। इन सभी चीज़ों से जो याचिका करता है, जो रिव्यू पिटीशन फाइल किए हुए हैं, वो सब भी अवगत हैं। तो फिर उनके द्वारा रिव्यू पिटीशन फाइल क्यों की जा रही है, आपके मन में ये सवाल आएगा। इसका प्रमुख जो रीजन है, आप लोगों ने देखा होगा कि एक दिन पहले सोशल मीडिया साइट्स पर क्यूरेटिव पिटीशन को लेकर के चर्चा तेज थी कि बीएड वाले अभ्यर्थी क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करने वाले हैं। अब ये क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है, तो क्यूरेटिव जो है वो क्योर शब्द से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है उपचारात्मक याचिका। अब ध्यान से समझिएगा, आपको मैं एक केस की याद दिलाने जा रहा हूं। आपने निर्भया केस सुना होगा, उसमें जब सभी जो भी दोषी थे, जब उनको फांसी की सजा दी गई, तो उस समय उनके पास एक और विकल्प ये रहता है रिव्यू पिटीशन फाइल करने के लिए। रिव्यू पिटीशन में भी अगर वो हार गए तो उनके पास एक और भारतीय संविधान के अधिकार के अनुसार उनको अधिकार दिया गया कि आप दया याचिका दाखिल कर सकते हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट के समक्ष। वो भी उनके द्वारा किया गया, और उसके बाद अंतिम विकल्प होता है जो कि कानूनी तौर पर आपको दिया गया है, जिसे क्यूरेटिव पिटीशन बोलते हैं। मतलब कि इसके बाद कानून की तरफ से आपके सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। कानून ही आपको, भारतीय संविधान के कानून के अंतर्गत ही सबसे पहले आपने पिटीशन फाइल किया, वहां से हार गए, उसके बाद से आपने रिव्यू पिटीशन फाइल किया, वहां से हार गए, उसके बाद आपने ऑनरेबल प्रेसिडेंट के समक्ष दया याचिका के लिए दाखिल किया, वहां से हार गए। अंतिम जो विकल्प होता है वो होता है क्यूरेटिव पिटीशन। इसके बाद सभी रास्ते आपके बंद हो जाते हैं कोर्ट के माध्यम से या फिर कानून के माध्यम से, उसके बाद कोई विकल्प है ही नहीं।
अब क्यूरेटिव पिटीशन के लिए एक प्रॉपर चैनल होता है कि सबसे पहले आप पिटीशन फाइल करेंगे, उसके बाद रिव्यू में जाएगा, उसके बाद आप क्यूरेटिव डाल सकते हैं। हालांकि कई केसेस में आप देखेंगे कि नॉर्मल पिटीशन के फैसले के बाद से डायरेक्टली क्यूरेटिव में चला जाता है, लेकिन कई बार वहां पर ऑनरेबल जजेज आपसे पूछ सकते हैं कि आपने प्रॉपर चैनल से क्यों नहीं आया, आपने इसके संबंध में रिव्यू पहले दाखिल क्यों नहीं किया। तो इस वजह से रिव्यू पहले दाखिल करके इन सभी चीज़ों को प्रॉपर चैनल के थ्रू जाने की कोशिश की जा रही है। इससे ज़्यादा इसका मतलब कोई भी नहीं है। यानी कि वहां पर ऐसा ना हो कि कोर्ट ये पूछ दे कि आपने रिव्यू क्यों नहीं कराया, डायरेक्टली आप क्यूरेटिव के माध्यम से यहां पर क्यों आ रहे हैं। इस वजह से रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया है। आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया साइट्स पर उनके द्वारा खुद स्वीकार किया जा रहा है कि रिव्यू पिटीशन में फैसला बदलने के बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन एक प्रॉपर चैनल के थ्रू वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यूरेटिव पिटीशन में फाइल करना चाहते हैं, इसलिए ये रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया है। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो चुके होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।